हेलो दोस्तों। सो व्हाट इज़ अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। जानता हूँ इस बार वीडियो डालने में कुछ लेट हो गई है क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे वैसे आपको प्रॉपर वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम हीरो और नॉट के पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हांसू उन सभी के सामने सरेंडर कर देता है, वो भी ये सोच करके कि उनको लगेगा कि मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो लड़की हांसू की तरफ अपना हथियार कर देती है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो तीनों हांसू को लेकर कहीं जा रहे होते हैं और वो लड़की हांसू से कुछ कह रही होती है जिसे हांसू समझता तो नहीं है पर समझने की एक्टिंग करता है। फिर वो दो लड़के भी हांसू से कुछ कहते हैं जिस पर हांसू अपनी एक्टिंग को जारी रखता है और देखने से तो हमें ये लग रहा है ये लोग हांसू के साथ ठीक तरह से रह रहे हैं और हांसू भी उनके साथ घुल मिल गया है। लेकिन हांसू को ऐसा करता देख वो छोटा गॉड खुश नहीं हो रहा होता है और हांसू से कहता है तुम एक आउटसाइडर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। जिस पर हांसू उस गॉड से कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, ये जरूरी होता है अगर तुम्हें किसी के क्लोज आना है तो। माना मैं इनकी भाषा नहीं समझ रहा हूँ पर मेरी बॉडी लैंग्वेज की मदद से मैं इतना तो समझ ही गया हूँ कि बड़े वाले बंदे का नाम ग्रे है जो इस पार्टी का लीडर है और छोटे वाले लड़के का नाम कॉइल है जो एक लॉन्ग शॉट का यूज करता है और इस लड़की का नाम मिशा है जो इस पार्टी की रेंज अटैकर है। अब हांसू गॉड को इतना बता ही रहा होता है कि तभी वो एक चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां से मिशा हांसू को देखने का इशारा देती है, जिस पर जैसे ही हांसू कुछ देखने लगता है तो उसे कहीं दूर से धुआं आता हुआ दिखाई देता है जिससे वो समझ जाता है वह इंसानों की बस्ती है। जिसको ऐसा करता देख गॉड बड़ा निराश होता है और कहता है तुम आउटसाइडर की तरह पेश नहीं आ रहे हो। वो इतना कहता ही है कि तभी उनके पीछे से एक मॉन्स्टर का झुंड अटैक कर लेता है जिनके साथ लड़ने के लिए हांसू तैयारी हो रहा होता है, लेकिन तब तक वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं और उन मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मीसा उन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए अपना तीर निकाल रही होती है कि तभी उस पर पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक कर लेता है जिसको मीसा पर अटैक करते देख हांसू उसे बचा लेता है और उस मॉन्स्टर पर वापस अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं हांसू के अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और वो गुस्से से हांसू के सर को पकड़ने वाला होता है, जिस पर कॉइल उसे हटने के लिए कहता है और हांसू वक्त रहते उसके अटैक से बच जाता है और उसके गले में अपना खंजर उतार देता है, जिस वजह से उसी वक्त उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उन सभी ने मिलकर उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जिस पर हांसू उनसे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, अगर तुम नहीं होते तो मुझे अकेले ही इन सब से लड़ना पड़ता। वो इतना कहता ही है कि तब तक मिसा मुस्कुराते हुए उसके सीने में एक तीर उतार देती है जिससे हमारा हांसू जमीन पर गिर जाता है। अब हमें उन्हें बात करते हुए दिखाया जाता है जिसमें मिसा कह रही होती है ये अब ठीक है, उन मॉन्स्टर की वजह से ये तो पता चल गया ये कितना ताकतवर है और कितना खतरनाक भी। मुझे तो उसकी बॉडी देखकर ये लग रहा था ये बहुत वीक होगा। ये बंदा कहता है हमने जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, पर क्या ये स्लेव मार्केट में अच्छी कीमत पे बिकेगा? हमें उसका डैगर ले लेना चाहिए। अगर हम इसे स्लेव बनाकर नहीं बेच सकते तो हमें जो मिले हमें उसको उठा लेना चाहिए, क्या पता ये उससे ज़्यादा कीमती हो। तो ग्रे के इतना कह लेने के बाद कॉइल हांसू की तरफ बढ़ता है। अब जैसे ही वो हांसू के करीब आता है तो वो देखता है हांसू ने अभी तक डैगर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है, जिस पर कॉइल कहता है ये तो बेहोश होने के बाद भी इस डैगर को नहीं छोड़ रहा है। तो फिर इतना कहकर वो हंसू को मारने ही वाला होता है कि तब तक हंसू उठ जाता है और सीधा कॉइल के गले में अपना डैगर उतार देता है, जिस पर ग्रे और मीशा शौक में चले जाते हैं और जोर से कॉइल का नाम चिल्लाते हैं और कहते हैं ये कौन है जो सीने में तीर लगने के बाद भी अभी तक खड़ा है, ये जरूर से कोई डीमन होगा। इतना कहकर ग्रे उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं वो अपनी तलवार भी नहीं उठा पा रहा होता है,
जिस पर वो कहता है मैं पिछली लड़ाई से इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि अब वो इतना कहता ही है कि तब तक हंसू उसके करीब पहुँच जाता है और अपने डैगर की मदद से उसका गला काट देता है, जिसके ऐसा करने पर मीसा एक और तीर हंसू पर चलाती है जो उसके सीने में जाकर लगता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं होता और हंसू मीसा की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है, जिसको देखने के बाद मीसा बुरी तरह डर जाती है और हंसू उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके करीब आकर कहता है मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। तो हंसू को इतने करीब देखकर वो कहती है प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिसके जवाब में हंसू उससे कुछ कहता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहां हंसू के कपड़े जमीन पर पड़े हुए होते हैं और उसने मीसा के इक्विपमेंट पहन लिए होते हैं, जिस पर वो छोटा गॉड हंसू पर हंस रहा होता है, लेकिन हंसू उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देता और मीसा के धनुष को पकड़कर कहता है मैं इसे चला सकता हूँ, मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए, पर मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया आखिर उन्होंने मुझ पर अटैक क्यों किया। जिस पर छोटा गॉड उससे कहता है इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम ये बताओ तुम अब क्या करोगे। जिस पर हंसू कहता है मैं इंसानी बस्ती को ढूंढूंगा जैसा मैंने प्लान किया था, और वो इंसानी बस्ती की तरफ बढ़ने लगता है। अब हमें टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहां एथेना बच्चों के पास पहुंच जाती है और कहती है मैं देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मुझे पहले तुम्हें मैजिक के बारे में बताना चाहिए। इतना कहकर वो मैजिक की हिस्ट्री बताने लगती है, जिसमें उन बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता और वो बोर होने लगते हैं और बोरियत से बचने के लिए वो आपस में बात करने लगते हैं। जिनको ऐसा करता देख बोरा उनसे कहती है तुम्हें मैजिक के बारे में नहीं जानना तो मत जानो, पर कम से कम औरों को तो समझने दो। इतने में एथेना का लेक्चर खत्म हो जाता है और वो सभी से कहती है जब मैजिक की बात आती है तो तुम्हारा टैलेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और तुम्हारा टैलेंट तुम्हारी ब्लड लाइन और तुमने किससे सीखा है इस पे डिपेंड करता है। जिसको बीच में रोकते हुए बोरा कहती है मुझे बीच में रोकने के लिए माफ़ करना, पर क्या ये पॉसिबल है अगर किसी के पास ब्लड लाइन और अच्छे रिसोर्सेस ना हो तो वो मैजिशियन बन सकता है। जिस पर एथेना बोरा का हाथ पकड़ती है और कहती है मैं इसका जवाब तुम्हें बाद में दूंगी, पहले तुम मेरे अंडर में मैजिक की ट्रेनिंग लोगे। मैं एथेना द आर्चमेज तुम्हें अपनी पहली स्टूडेंट बनाती हूँ। इतना कहकर वो अपनी पावर से बोरा और अपने बीच मैजिक सर्कल बनाने लगती है और बोरा से कहती है अब आप मैजिक शपथ लो। जिस पर बोरा कहती है मैं मैजिक की शपथ लेती हूँ और वो मैजिक बोरा के अंदर जाने लगता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो एथेना उसे बधाई देते हुए कहती है अब से तुम एक मैजिशियन बन गई हो। जब तुम किसी के स्टूडेंट बन जाते हो तो तुम्हारा टैलेंट खुद ब खुद औरों से ज़्यादा हो जाता है। एथेना के इतना कहते ही बोरा की सिस्टम विंडो खुलती है जिस पर लिखा हुआ होता है मैजिक वो कीमती चीज़ है जो इस दुनिया में हर किसी के पास नहीं है, जिसकी मदद से तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। बोरा कहती है इसका मतलब अगर तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं है तो तुम मैजिशियन नहीं बन सकते हो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। जिस पर एथेना बोरा से कहती है अब तुम समझी टैलेंट क्यों जरूरी होता है और अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है। इतना कहकर वो अपने हाथ में फायर मैजिक यूज करने लगती है और सभी बच्चों से कहती है द फाउंडर जो मैजिक के गॉड बन गए उन्होंने ब्लेसिंग के रूप में अपने वंशजों और स्टूडेंट के लिए मैजिक छोड़ दिया। एक आम मैजिशियन अपनी ब्लेसिंग की मदद से मैजिक को सेफली और इजीली यूज कर सकता है, जिसे वाइट मैजिक कहते हैं। और इतना कहकर वो अपने दूसरे हाथ में मैजिक का यूज करने लगती है, लेकिन इस बार नॉर्मल फायर की जगह पे उसके हाथ में पर्पल फायर जलने लगती है, जिससे एथेना का हाथ भी जलने लगता है और उसके हाथ को जलते हुए देखकर सभी बच्चे शॉक होते हुए कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो प्रिंसेस एथेना उन्हें समझाती है मेरे दाएं हाथ में वाइट मैजिक है जो मेरी ब्लेसिंग की वजह से है और मेरे बाएं हाथ में ब्लैक मैजिक है जो बिना ब्लेसिंग के है। वो इतना समझा ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से
हेडमेड आ जाती है और उसके गाल खींचते हुए कहती है, क्या तुम भूल गई हो, तुम्हें ब्लैक मैजिक का यूज करने से मना किया था। जिस पर एथेना कहती है, मैं सिर्फ हीरोज को बता रही थी। जिस पर फिर हेडमेड कहती है, फिर तो मुझे तुम्हारी मदर से कहना पड़ेगा कि तुम हीरोज को ये सब बता रही थी। तो ये सुनने के बाद एथेना रोते हुए कहती है, प्लीज मेरी मॉम को कुछ मत कहना। जिसको इस हालत में देखकर बोरा एथेना से कहती है, मुझे माफ करना प्रिंसेस, मैंने आपसे एक ऐसा सवाल पूछा। जिसका रिप्लाई देते हुए एथेना कहती है, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम समझ गई हो ब्लैक मैजिक कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये सुनने के बाद वो बच्चे एथेना से पूछते हैं, क्या ब्लैक मैजिक इविल पावर है। तो एथेना उन सबको बताती है, नहीं ऐसा नहीं है। जैसा ब्लेसिंग हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मैजिक के रूप में दिया गया है, तो ब्लैक मैजिक नेचर में छुपा हुआ मैजिक है। और अब हमें उस गांव का सीन दिखाते हैं जिसे हंसू ने दूर से देखा था, जिसके गेट पर हंसू पहुंच गया होता है और वहां का गार्ड हंसू से पैसे मांगता है। जिस पर हंसू को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन वो उसके हाथ में कुछ पैसे देकर अंदर चला जाता है और वहां इतने सारे हथियारबंद लोगों को देखकर कहता है, हम एक मॉन्स्टर से भरे हुए जंगल के बीच हैं, शायद इसीलिए यहाँ इतने सारे हथियारबंद लोग हैं। फिर वो एक जगह पहुंच जाता है और कहता है, देखने से तो यही लगता है यही वो जगह है जिसके बारे में गेट पर मुझे बता रहे थे। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हंसू नहा रहा होता है और गॉड से कह रहा होता है, पैसा दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, इसकी मदद से हर कोई तुम्हारा दोस्त बन सकता है, चाहे तुम उन्हें जानते हो या नहीं। जिस पर हम देखते हैं सिस्टम विंडो बताती है, गॉड चिंता में है। जिस पर हंसू कहता है, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है। हंसू गॉड से इतना पूछता ही है कि तभी हंसू के दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है, जिसे हंसू भी नोटिस कर लेता है और उससे कहता है, मैं अभी नहा रहा हूँ, प्लीज थोड़ा वेट कर लो। बाहर से आवाज आती है, मैंने सुना था तुम हमारी भाषा नहीं बोल सकते हो। तो ये सुनने के बाद हंसू जल्दी से कपड़े पहनता है और मन में सोचता है, बाहर कोई है जो मेरी भाषा बोल सकता है, ये कैसे हो सकता है। जिस पर फिर से वही विंडो सामने आती है और उस पर लिखा होता है, हीरो कर्स कैटेगरी में है, उसके दुश्मनों की लैंग्वेज अपने आप ही ट्रांसलेट हो जाएगी। जिसको पढ़ने के बाद वो कहता है, इसका मतलब दरवाजे के बाहर कोई इंसान नहीं है। फिर वो वापस से बैठ जाता है और कहता है, अंदर आ जाओ। जिस पर बाहर खड़ा आदमी अंदर आता है तो हंसू उससे पूछता है, बताओ तुम्हें क्या कहना है। जिस पर वो बंदा कहता है, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मैंने सुना यहाँ कोई ट्रैवलर आया है जो दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, तो मैं चेक करने आ गया। जिस पर हंसू कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, और मन में सोचता है, ये कोई मामूली इंसान तो नहीं लगता जो मेरी भाषा बोल रहा है, और ऊपर से ये गांव का मुखिया बनने के लिए भी बहुत यंग है। कहीं ये तो नहीं कि ये कोई मॉन्स्टर है जिसने इंसान का भेष बदला हो। वो ये सब मन में सोच ही रहा होता है कि तब तक वो बंदा कहता है, कांग हांसू, ये नाम थोड़ा अलग लग रहा है। जिस पर हंसू के ऊपर स्क्रीन दिखाई जाती है और हंसू सोचता है, क्या ये मेरी स्टेटस विंडो को देख सकता है। अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसका जवाब देते हुए वो मुखिया कहता है, तुमको अपनी स्टेटस विंडो को छुपा लेना चाहिए, भले ही ये मेरे जैसे के सामने काम ना आए जिसके पास ऑब्जर्वेशन की ब्लेसिंग हो, पर ये औरों के सामने तो काम आ ही सकती है। जिस पर हंसू उस मुखिया से कहता है, क्या हम अपनी स्टेटस विंडो को छुपा भी सकते हैं। जिसका रिप्लाई देते हुए मुखिया कहता है, हाँ बिल्कुल, पहले तो मुझे लगा था शायद कोई फेरी होगी जो गलती से शहर के अंदर आ गई है, पर तुम्हें देखने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जिसका रिप्लाई देते हुए हंसू कहता है, तो क्या मैंने तुम्हें निराश कर दिया। तो वो मुखिया कहता है, हाँ बिल्कुल, दरअसल मैं यहाँ चेक करने इसलिए आया था क्योंकि इस गांव का इतिहास फेरिस के साथ बहुत बुरा रहा है। पहले फेरिस से बचते हुए गनोल इस शहर में आ जाते थे, जिनके पीछे पीछे फेरिस भी यहाँ आ जाती थी, और जिनकी लड़ाई के बीच में बेमतलब ही बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार खो दिए थे। तब से ये गांव एक बदले का किला बन चुका है। जिस पर हंसू कहता है,
तभी मैं सोचूं यहाँ इतने सारे भाड़े के सिपाही क्यों हैं। जिसके जवाब में मुखिया कहता है ऐसी बात नहीं है, अब तो ये गांव सिर्फ एक्सपीरियंस पाने का जरिया बन गया है। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ में एक छोटी सी शीशी निकालता है और कहता है वैसे तो तुम्हारे खाने में नशे की दवाई डाले हुए मुझे बहुत वक्त हो गया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अब तक उसने अपना असर क्यों नहीं किया। इतना सुनते ही हंसू अपना खंजर निकालता है और उस मुखिया पर अटैक करने वाला होता है, पर दवाई का असर शुरू हो जाता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। तो उसे ऐसा देखकर मुखिया कहता है मैंने ये दवाई उन फेरिस के लिए बनाई थी, क्योंकि उनमें जहर के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है। और इतना कहकर वो हंसू का डैगर ले लेता है और कहता है तुम कितने बदनसीब हो जो इसका शिकार हो गए। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हंसू जंजीरों में बंधा हुआ होता है और गांव के मुखिया ने कुछ फेरिस को उल्टा लटकाया हुआ होता है और वो हंसू से कहता है यहाँ के लोग गुनोल से गुस्सा है, उनको सिर्फ ये दिखता है कि गुनोल्स ने उनकी फैमिली को मारा, पर सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ। गुनोल्स भी हमारी तरह विक्टिम थे जिन्हें इन फेरीज ने अपने ही जंगल से निकाल दिया। इस तरह से अगर देखा जाए अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ ये फेरीज हैं। इतना कहकर हमें उस मुखिया के स्टेट्स विंडो को दिखाया जाता है जिस पर उसका नाम क्रिम्सन लिखा हुआ होता है, जो फेरिस के जानी दुश्मन के रूप में चुना गया होता है। और साथ ही साथ उसे एक कर्स भी मिला हुआ होता है, जिसके कर्स को देखने के बाद हंसू कहता है वो कर्स क्या तुम्हें गॉडेस ने दिया था। जिस पर क्रिम्सन हंसू के करीब आते हुए कहता है ये तो उन फेरिस का काम है जो मेरे हाथों से मारी गई थी, ये कोई कर्स नहीं है, ये तो एक सम्मान की निशानी है। जिस पर हंसू मन में सोचता है इसका मतलब सिर्फ गॉडेस ही नहीं है जो कर्स दे सकती है। और वो क्रिम्सन से कहता है मैं तो कोई फेरी नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये सब मुझे बताना चाहिए। इतना सुनकर क्रिम्सन उसका खंजर उसके चेहरे के सामने ले आता है और उसे डराते हुए कहता है अगर सच कहूँ तो मैंने भी ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ इतनी सारी बातें करूँगा, पर मैंने अपना इरादा बदल दिया जब मैंने तुम्हारे पास ये खंजर देखा। सच बताओ तुम्हें ये खंजर कहाँ से मिला। क्रिम्सन के इस सवाल पर पहले तो हंसू सोचता है मुझे तो ये एक ग्नोल को मारने पर मिला था, पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ये सब देखने के बाद ये कहूँगा। फिर वो क्रिम्सन से कहता है मुझे तो ये एक फेरी को मारने पर मिला था जिसने मुझ पर बिना बात के तीर चलाया था। मेरे हिसाब से तो हम दोनों एक ही एनिमी से लड़ रहे हैं। हंसू के मुंह से इतना सुनने के बाद क्रिम्सन उससे कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने अपनी स्किल के साथ एक फेरी को मार डाला। मैं तुम्हारे बारे में जितना जान रहा हूँ मुझे तुम्हें उतना ही मारने का मन कम कर रहा है। जिस पर हंसू कहता है तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो क्रिम्सन उसका जवाब देते हुए कहता है ये कितने शर्म की बात है कि तुमने मेरी स्टेटस विंडो देख ली। तुम्हें पता चल गया है मैं एक ब्लैक मेज हूँ और तुम मेरे लिए वो सेक्रीफाइस हो जो मेरी उम्र बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। और वो फिर एक फेरी को नीचे गिरा देता है। फिर क्रिम्सन कहता है ये फेरी का कर्स मुझे धीरे धीरे मार रहा है, पर मैं सेक्रीफाइस दे करके अपनी लाइफ को बढ़ा सकता हूँ, पर क्योंकि तुमने एक फेरी को मारा है इसलिए मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा। जिस पर हंसू कहता है मुझ पर इतनी दया दिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसका ऐसा जवाब सुनने के बाद क्रिम्सन कहता है क्या तुम मुझसे जान की भीख नहीं मांगोगे। और हंसू कहता है बिल्कुल नहीं, और हंस रहा होता है। तो हंसू को ऐसा करता देख क्रिम्सन कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो मेरे लिए भी ये बढ़िया है। जिसको देखकर हंसू मन में सोचता है मुझे ये तो नॉर्मल नहीं लगता, क्या इसने मुझे जानबूझकर ये सब दिखाया है ताकि इसको ये लग सके कि ये जस्टिस की साइड है। ये सब सोचने के बाद हंसू क्रिम्सन से कहता है ये जर्नी तुम्हारे लिए बहुत कठिन रही होगी ना, तुम इतना सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता। जिस पर क्रिम्सन खुश होते हुए कहता है क्या तुम मुझे समझते हो। जिस पर हंसू कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं भी एक आउटसाइडर हूँ। हंसू के इतना कहते ही क्रिम्सन भी कहता है मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे हो, लेकिन एक आउटसाइडर होने की वजह से मुझे अकेले रहना होगा, इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जिसका ऐसा जवाब सुनने के बाद हंसू कहता है ये कैसा लॉजिक है। पहले तो वो मुझे अपने फायदे के लिए मारना चाहता था
और अब मुझे मार रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो आउटसाइडर बना रह सके। इतने में क्रिम्सन एक फेरी लड़के के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे शुरू करना चाहिए, तुम बहुत देर से इस हालत में हो। इतना कहते ही वो उस लड़के को नीचे गिरा देता है, जिसके नीचे एक सर्कल बना हुआ होता है। फिर बाद में वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वो मैजिक सर्कल चमकने लगता है। और कुछ देर बाद क्रिम्सन उस लड़के को सेक्रीफाइस के तौर पे मार देता है, जिसको ऐसा करते देख हंसू अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, क्रिम्सन उसके करीब आकर कहता है, तुम्हें पता है इस गांव में आकर मैंने कितने सारे फेरी और ट्रैवलर को मारा है, वो भी सिर्फ अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए। और इतना कहकर वो अपने ऊपर के कपड़े खोलने लगता है, जिसे देखने के बाद हंसू बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसके सीने पर एक गुनौल का सिर होता है और हंसू कहता है, हाँ मैंने ठीक समझा था, ये कोई इंसान नहीं है। पर फिर हंसू सोचता है, क्या ये एक मिक्स ब्रीड है? अब हंसू ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तब तक क्रिम्सन उसे अपने हाथों से पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे पता चला है मैं एक आउटसाइडर हूँ। मैं बहुत वक्त से अपनी पहचान को खोज रहा था। आज मुझे पता चला है मैं वो अकेला गुनौल हूँ जो हमेशा अकेले शिकार करता है। जिस पर हंसू कहता है, क्या तुम फिर भी मुझे मार डालोगे? जिस पर वो हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ। जिसका ऐसा जवाब सुनकर हंसू मन में कहता है, आज मुझे समझ आ गया किसी के साथ किया गया मजाक कितना खतरनाक हो सकता है। अब हंसू क्रिम्सन के हाथों मारा जाता है या किसी तरह से बच जाता है, ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।